चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमारा एंजाइम पोर्शन चल रहा था और एंजाइम में हमने देख लिया था एक टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट होता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर, या किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर सभी पर कॉमन इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एक तरह से सभी पर असर देखने को मिलता है। तो जब हम एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देख रहे थे तो टेम्परेचर एक फैक्टर हमने देख लिया था। ठीक है, टेम्परेचर के बाद आगे बढ़ते हैं पीएच। तो पीएच यानी एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, कि अगर कोई सॉल्यूशन है किसी भी सेल का, अगर पीएच चेंज होता है या किसी भी मीडियम का पीएच यदि चेंज होता है तो उस चेंज हो रहे पीएच से एंजाइम एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि चेंज हो रहे पीएच से एंजाइम एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है। तो पीएच को लेकर भी टेम्परेचर जैसा ही एक ग्राफ मिलता है बच्चों। ठीक है, पीएच को लेकर भी टेम्परेचर जैसा ही एक ग्राफ मिलता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ग्राफ है और कैसे पाया जाता है। दूसरा एक हम देखेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का भी डिस्कशन करेंगे एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं किसको, पीएच का इम्पैक्ट। ठीक है, यानी पीएच का क्या असर हमें देखने को मिलता है एंजाइम एक्टिविटी पर। तो जब हम पीएच की बात करेंगे तो भाई बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं और अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पीएच पर एक्टिव पाए जाते हैं। तो हम पॉइंट नोट करेंगे कि वेरियस एंजाइम्स आर एक्टिव एट वेरियस पीएच लेवल। Various enzymes are active at various pH level। ठीक है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम एक्टिव पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। माउथ, आप लोग मुझे बताओ माउथ में क्या पीएच मिलता है हमारे, किसी को अगर याद हो। माउथ में क्या प्रेजेंट होगा, सलाइवा, और सलाइवा की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग पीएच होना चाहिए 6.8। सलाइवा के अकॉर्डिंग हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना, 6.8 पीएच होना चाहिए। अब 6.8 पर पीएच पर एंजाइम एक्टिव पाया जाता है जो इस पीएच पर काम करता है, जैसे हम टाइलिन सुनते हैं या सलाइवरी अमाइलेज सुनते हैं। ठीक है, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, ये स्लाइटली एसिडिक पीएच पर काम करता है। वहीं अगर हम स्टमक की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट स्टमक, अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, हाईली एसिडिक। इसका पीएच हमें मिलता है, स्टमक में हमें पीएच मिलता है हाईली एसिडिक, लगभग 1.9 से 2.4 तक मिलता है। कई बार इससे भी नीचे एसिडिटी बढ़ जाती है तो इससे भी नीचे आ जाता है पीएच। तो पीएच हमें मिलता है कितना, 1.9 के लगभग। और यहां पर जो एंजाइम है, जैसे हम बात करें स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिन की बात करें, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, सॉरी बच्चों, वो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी थी और वो कोरियर वाला मान नहीं रहा, वो बोला मैं बुक्स देके ही जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आ जाता हूं। चलो, तो बात कर रहे थे हम माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है 6.8 पीएच। टाइलिन, वहां पर जो एंजाइम है वो उस पर्टिकुलर पीएच पर हाईली एक्टिव होते हैं। स्टमक में हाईली एसिडिक पीएच होता है, लगभग 1.9 या उससे भी कम मिलता है। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो हाईली एसिडिक पीएच में काम करते हैं। वहीं अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, बच्चों, तो इंटेस्टाइन में हमें याद होगा अल्कलाइन पीएच मिलेगा, और एक एंजाइम या वहां पर बड़ा फेमस याद करो, ट्रिप्सिन, जो इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच पर हाईली एक्टिव पाया जाता है। और इसमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन को लेकर कई बार क्वेश्चन भी पूछता है, इन दोनों के रिलेशन में।
कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो हाईली एसिडिक पीएच पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो अल्कलाइन पीएच पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो दोनों काम एक ही करते हैं लेकिन अलग अलग पीएच पर। लेकिन जब हम बात करें ओवरऑल पीएच की, ओवरऑल पीएच यानी हमने ओवरऑल पीएच का एक टेबल ड्रॉ करते हैं भाई। ओवरऑल पीएच में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 0 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा। ठीक है, हमारे पास 0 भी होगा, 7 यानी न्यूट्रल, 14 यानी बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और 0 यानी जितना ज्यादा एसिडिक। तो जब हम मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स को देखेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स को देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स फाउंड एक्टिव एट पीएच नियर टू न्यूट्रल। ठीक है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये नहीं कि पीएच चेंज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम हमने पढ़े हैं उसमें ज्यादातर एंजाइम जो है वो न्यूट्रल पीएच के आसपास अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, एसिडिक पीएच पे कम एंजाइम एक्टिव पाए जाते हैं, और ज्यादा बेसिक पीएच पे भी कम एंजाइम एक्टिव पाए जाते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी भी यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ शो करती है जिसमें हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फाउंड एक्टिव ऑन नियर द न्यूट्रल पीएच, नियर मतलब न्यूट्रल पीएच के आसपास वो एक्टिव पाए जाते हैं। ठीक है, ये एंजाइम हमें ये जो ग्राफ है ये हमें मिलता है पीएच के रिलेशन में। ठीक है, अलग अलग एंजाइम जैसे 6.8 यहाँ पे हमें मिल गया भाई, 6.8 पे हमें टाइलिन मिल गया। हम 1 के आसपास की बात करें हमें पेप्सिन मिल गया। हम 7 से 8 के आसपास की बात करें हमें वहां पर अल्कलाइन पीएच, हमें ट्रिप्सिन मिल गया। लेकिन ज्यादातर एंजाइम कहाँ एक्टिव मिलेंगे? इसी न्यूट्रल के आसपास की जो रेंज है, इसी रेंज में ज्यादातर एंजाइम एक्टिव मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो इसका भी ग्राफ हमें कुछ कुछ टेम्परेचर जैसा दिख रहा है। टेम्परेचर में भी ये पहाड़ जैसा ग्राफ बना था, यहां भी पहाड़ जैसा ग्राफ बन रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहे हैं। एक डिनोट कर रहा है एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ाने पर कम होगी। यहां पर बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फाउंड एक्टिव नियर न्यूट्रल पीएच। जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा एंजाइम, एक्टिव एंजाइम्स का नंबर कम होता जाएगा। जितना ज्यादा बेसिक होता जाएगा उतना ही एक्टिव एंजाइम्स का नंबर भी बेस की तरफ कम होता जाएगा। डन सर। चलो, तो यहां पर दोनों ग्राफ हम देख लेते हैं एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेंगे कि एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने आपको बताया था, एक ऑप्टिमम रेंज बताई थी 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, वो ऑप्टिमम रेंज मिलती है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है। एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू, तो जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे एंजाइम एक्टिविटी कम होती जाएगी। एट लो टेम्परेचर एंजाइम टेम्परेरली बिकम इनएक्टिव। जो लो टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिविटी कम होगी। और हाई टेम्परेचर करेंगे तो हीट की वजह से जो उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीनेचुरेट हो जाते हैं। तो दोनों ही लेवल पे एंजाइम एक्टिविटी कम होती है। अगर हम लो टेम्परेचर पे बात करें तो एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, और अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें तो एंजाइम विल डीनेचुरेट ड्यू टू हीट। हीट की वजह से वो डीनेचुरेट हो जाएगा। डीनेचुरेट होने का मतलब होता है बच्चों, डीनेचुरेट होने का मतलब होता है टूट जाना। जो प्रोटीन की चेन होती है, अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो चेन टूट जाती है, जिससे प्रोटीन जो एंजाइम है वो अपने असली रूप में नहीं रह पाता, उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म चेंज हो जाता है।
जब असली अपने फॉर्म में नहीं रहता तो वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट और लिखे हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जो हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करते हैं, लेकिन एंजाइम डैमेज हो जाते हैं जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कुछ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपने सुना होगा टैक पॉलीमरेज एंजाइम, जो 120 डिग्री सेल्सियस तक अपना एक्टिविटी, अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पीसीआर जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें उस एंजाइम को यूज किया जाता है एज ए पॉलीमरेज एंजाइम, टैक पॉलीमरेज। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, जैसे वहां पर टैग पॉलीमरेज किस हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है भाई? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक बार फिर बताओ। थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। तो वहां से हमें ये मिलता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। दे हैव एंजाइम विच आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, या उससे भी ज्यादा 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक भी एंजाइम एक्टिव पाए गए। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा एक जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में जब एंजाइम काम करेगा तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, क्या हमें रिलेशन मिलेगा एंजाइम का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई सपोज करिए हम कोई बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन में उसमें मान लेते हैं उस बायोकेमिकल रिएक्शन में हमारे पास 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, 100 एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से सोचना। अब हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो क्या सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम का नंबर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एंजाइम हमारे पास फिक्स है। सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे, जितना सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा तो एंजाइम अपनी फुल एक्टिविटी पर काम करना शुरू करेगा, और जब फुल एक्टिविटी एंजाइम की पहुंच जाएगी, एंजाइम अपनी फुल पोटेंशियल पर काम करने लगेगा, तो उसके बाद हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे अब एंजाइम उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो उससे ज्यादा एक्टिविटी उसकी नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर ध्यान से देखना है, हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसा ग्राफ मिलता है? धीरे धीरे हम मान लो सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक समय के बाद हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें ये ग्राफ मिलता है, ठीक है। किसके कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ मिलता है? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। भाई ठीक हम ही हैं, मान लो हम और आप हैं। हम लोग जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग के पढ़ने का एक पोटेंशियल है, एक एफिशिएंसी है आपकी, लेकिन आप अपनी फुल एफिशिएंसी पे ही काम करोगे, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर पाओगे। उससे ज्यादा काम करोगे या उससे ज्यादा पढ़ाई करोगे, आप चाहोगे, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि अरे यार 2 महीना एग्जाम है, हम खूब पढ़ते हैं और क्या करें, जो है सोना बंद कर देते हैं और नींद कम कर दी है। कुछ लोग ऐसे होंगे, सोचते होंगे, दिमाग में चलता होगा कि हम क्या करें, 2 घंटे सोएंगे। भाई मशीन है, हमारा दिमाग जो है ना मशीन है, और उस मशीन पे अगर हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो उसे आराम करने का भी टाइम दो, तभी वो फुल एफिशिएंसी से काम करेगा। और अगर हम उसे स्ट्रेस देंगे और रिलैक्स नहीं करेंगे तो वो मशीन क्या होगी, एग्जाम तक काम करना धीरे धीरे कम करने लगेगी। तो कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस, तमाम चीजें डेवलप होती हैं जब ब्रेन हमारा रिलैक्स नहीं हो पाता। तो वही बात यहां भी आ जाती है कि जैसे जैसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, एंजाइम अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने की तरफ बढ़ेगा, और जब फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट पोटेंशियल है यानी कांस्टेंट रेट है,
इसको बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम स्पीड पर अपने जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे कहा जाता है वी मैक्स लेवल या मैक्सिमम वेलोसिटी लेवल। ठीक है। उसके बाद अगर और ज्यादा रेट बढ़ाना है तो हमें एंजाइम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये और ज्यादा ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एंजाइम फिक्स हैं तो हमें वी मैक्स मिल जाएगा। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, हमें वो पोजीशन देखनी है जहां पे फुल वेलोसिटी का हाफ मिलता है। फुल वेलोसिटी का हाफ यानी वी मैक्स बाई 2। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो लेवल पता करें जिस लेवल पे हमें वी मैक्स का हाफ एक्टिविटी देखने को मिलती है। वी मैक्स की हाफ एक्टिविटी एंजाइम के जिस कंसेंट्रेशन लेवल पे दिखती है उसे कहा जाता है मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट लेवल। ठीक है। क्या कहते हैं? मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट लेवल। अब इसमें रिलेशन आता है। ठीक है। वी मैक्स बाई 2 जिस लेवल पे मिलेगा उसको केएम लेवल या मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट लेवल करेंगे, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जस्ट अभी हम देखने वाले हैं। यहां पे देखो ध्यान से। सो व्हेन सबस्ट्रेट इंक्रीजेस, जब सबस्ट्रेट इंक्रीज करेगा तो एंजाइम अपने फुल पोटेंशियल पर काम करना लगेगा और फुल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, और जो फुल वेलोसिटी पे वो पहुंचेगा उसे कहा जाता है वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन। अब V मैक्स अगर पहुंच गया उसके बाद हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब एंजाइम कम हो गए हैं, एंजाइम जो है कम बचे हैं। जितने थे वो फुल्ली एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल and no free enzyme molecule is present to bind with additional substrate molecule। तो जितने भी एंजाइम थे वो सभी सबस्ट्रेट से बाइंड होकर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं है जो नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सके। ठीक है। इसीलिए हमें वो कांस्टेंट लेवल मिलता है। और जो हमने बोला कि हम V मैक्स बाई 2 की बात करें, V मैक्स बाई 2 यानी वो कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का, वो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर फुल वेलोसिटी का हाफ मिलता है उसे बोलते हैं केएम लेवल या मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट लेवल। केएम लेवल या मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट लेवल। ठीक है। अब आप समझो, दो पॉइंट देखो आप। इस ग्राफ में हमें एक पार्ट यहां दिख रहा है जो केएम लेवल तक है, और एक पार्ट दिख रहा है जो केएम लेवल के बाद का है। ठीक है। तो जिस किसी भी एंजाइम में इस केएम की वैल्यू जितनी कम होगी उस एंजाइम का एक्सिलरेटेड वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितना केएम वैल्यू कम मिलेगी उतना वो एंजाइम अपने आप को फास्ट एक्टिवेट कर रहा है और फास्ट रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन बहुत फास्ट परफॉर्म कर रहा है। देखो, हाफ एक्टिविटी हमें इतने में मिल गई और हाफ एक्टिविटी के लिए इतना कंसंट्रेशन यूज करना पड़ा। ठीक है। तो ये दोनों ही वी मैक्स की हाफ हाफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले में क्या हो रहा है? पहले वाले एरो में क्या है कि ये वो पार्ट है जहां पे एंजाइम अपने आप को बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि एंजाइम का एक्शन भी एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है, और इसीलिए एक केएम वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। Done, sir. चलो, अब थर्ड पॉइंट आता है जो
एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट बताने जा रहा हूं डायग्राम के माध्यम से, और उस डायग्राम से आप समझ जाओगे कि इनहिबिटर क्या काम करता है। ठीक है, और डायग्राम हमारा कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश की थी, वैसे ही मैं एंजाइम एक्शन और इनहिबिटर एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम देखेंगे केस 1। केस 1 ध्यान से सुनना, और ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको बार बार आप जो है ना रिवाइज भी कर लेना जो मैं बता रहा हूं। कि सपोज करो हमारे पास एक क्या है, एंजाइम है, ई फॉर एंजाइम। ठीक है, वो किस्मत है कि ई फॉर एंजाइम कई बार यूज हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि ई फॉर एंजाइम हमें मिलेगा। यहां पे हम ई डिनोट कर रहे हैं किसको भाई, एंजाइम को, इसलिए हम लिख ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। और हमारे पास एंजाइम से बाइंड होने के लिए क्या प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये वो सबस्ट्रेट है जो किससे बाइंड हो सकता है, एंजाइम से बाइंड हो सकता है। और हमने ये रिएक्शन पहले देखा भी है कि अगर ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा एंजाइम से तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ESC जिसको कह रहे हैं, और आगे फिर प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई फिर डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस सबस्ट्रेट की जगह यहां पर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है इनहिबिटर। ये क्या प्रेजेंट है, इनहिबिटर, ध्यान से सुनना। और इनहिबिटर में भी क्या पाया जाता है, एक्टिव साइट पाया जाता है, एक्टिव साइट पाया जाता है। ठीक है, इनहिबिटर में भी एक्टिव साइट पाया जाता है। अब ये बताओ यहां पर देखने पे कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट से भी अटैच हो सकता है, ये एंजाइम इनहिबिटर से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, ये एंजाइम यहां पे सबस्ट्रेट से भी अटैच हो सकता है, ये एंजाइम यहां पे इनहिबिटर से भी अटैच हो सकता है। और यहां पर देखेंगे तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होगा। अगर ये इनहिबिटर से अटैच हो गया तो नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और अगर सबस्ट्रेट से अटैच हो गया तो प्रोडक्ट विल फॉर्म। यहां पर हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच कंपटीशन होने लगेगा। तो इनहिबिटर का भी एक्टिव साइट हूबहू किसके जैसा है बच्चों, एंजाइम या सबस्ट्रेट, बताओ किसके जैसा दिख रहा है हमें, किसके जैसा दिख रहा है भाई, ये बताओ इनहिबिटर का एक्टिव साइट किसके जैसा दिख रहा है, एंजाइम या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। एंजाइम के तो कंपैटिबल है, एंजाइम के अपोजिट है भाई। यहां पे कंपटीशन किसके किसके बीच होगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा या इनहिबिटर जुड़ेगा, जुड़ेगा किससे, एंजाइम से जुड़ेगा, दोनों। तो अगर यहां पर कंपटीशन अराइज होता है तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कई बार ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये एंजाइम के एक्टिव साइट को एग्जॉस्ट कर देते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट को एंगेज कर देते हैं। और एंजाइम के एक्टिव साइट को एंगेज कर देंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाता, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाता तो प्रोडक्ट नहीं बनता। और इस तरह के इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे हम लोग। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसके जैसा और किसके अपोजिट। भाई किसके जैसा है, तो सबस्ट्रेट और
इनहिबिटर का एक्टिव साइट देखो एक जैसा है, यहां पे दिख रहा है आपको, यहां भी देखो, इनका दोनों का एक्टिव साइट एक जैसा है। और किसके अपोजिट है? तो अपोजिट है तो एंजाइम के अपोजिट है। कैसे जुड़ेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे आप डायग्राम में कंफ्यूज मत हो कि अगर इनहिबिटर से जुड़ गया तो यहां पर हमें मिलेगा एंजाइम, और एंजाइम के साथ अटैच हो गया है इनहिबिटर, और इनहिबिटर अटैच हो गया है तो कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? और इस तरह के इनहिबिशन को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अगर सबस्ट्रेट जीता तो प्रोडक्ट बनेगा, इनहिबिटर जीता तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड देखते हैं बच्चों। अभी इसको एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा, अभी हम आएंगे उस पर वापस। केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। केस टू क्या है? केस टू देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास एंजाइम का मॉलिक्यूल, थोड़ा सा मैं अलग तरह से बनाता हूं इसको, बोलते हैं जो केस टू में बताने जा रहा हूं इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप समझ लो हमारे पास एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, इसको मैंने राउंड स्फेरिकल बनाया है, और इस एंजाइम में एक्टिव साइट प्रेजेंट है। और इस एक्टिव साइट को मैं बना रहा हूं, मार्क कर रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये एक्टिव साइट प्रेजेंट है। अब इसी से मिलता जुलता, इसी के जो है अपोजिट, हम मिलता जुलता नहीं बोलेंगे, इसी के कंपैटिबल, ये क्या है भाई? ये एंजाइम है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम से बाइंड हो सकता है कौन? सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है। तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट का भी डायग्राम है। और इस सबस्ट्रेट को हम कैसा बनाएंगे? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या है भाई? ये सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट एक दूसरे के कंपैटिबल है। अगर ये जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनेगा, जो हमें ध्यान देना है। चलो ध्यान से देखना है यहाँ पे बच्चों, हमने बनाया कि एंजाइम है, उस एंजाइम का एक्टिव साइट है जिसको हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच बताया, ये खास पैटर्न है उस एक्टिव साइट का। और इसी के कंपैटिबल, इसी के अपोजिट एक्टिव साइट प्रेजेंट है किसके पास? सबस्ट्रेट के पास। तो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट और एंजाइम के एक्टिव साइट दोनों आके एक साथ असेंबल हो जाएंगे और क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं भाई इनहिबिटर की। हम इनहिबिटर की बात कैसे कर रहे हैं कि यहां पर एक इनहिबिटर भी प्रेजेंट है। और इनहिबिटर कैसा है? इनहिबिटर कुछ ऐसा है। इनहिबिटर कुछ ऐसा है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे इनहिबिटर का भी पैटर्न जो है वो कुछ कुछ हमें, अगर बोला जाए तो सीक्वेंस वही है लेकिन पैटर्न एकदम अलग है। यहां पर भी क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी, ये पैटर्न, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, लेकिन इसका पैटर्न वैसा नहीं है जैसा कि एंजाइम का है, या वैसा भी नहीं है जैसा सबस्ट्रेट का है। तो यहां पे क्या सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन दिख रहा है बच्चों? आप बताओ। नो सर। है ना? पिछले वाले में तो हमने देखा था जैसा एक्टिव साइट था सबस्ट्रेट का, वैसा ही एक्टिव साइट था इनहिबिटर का। लेकिन यहां पर क्या है? सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट और इनहिबिटर के एक्टिव साइट में सिमिलरिटी है ही नहीं। अगर हम बात करें तो एक हमें सर्कुलर दिख रहा है और एक हमें स्क्वायर शेप का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये इनहिबिटर एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही ये इनहिबिटर एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा बच्चों, ठीक है, जैसे ही ये इनहिबिटर
एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करेगा, अपने एक्टिव साइट के पैटर्न को चेंज कर लेगा, और चेंज करते ही किसके जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंजाइम के जैसा, और तब एंजाइम के साथ ये बाइंड हो जाएगा। तो पहले ये एंजाइम के कंपैटिबल एक्टिव साइट नहीं रखता, यानी पहले इसके बीच में कोई कंपटीशन नहीं मिलता। जैसे ही ये एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, अपने एक्टिव साइट को चेंज कर लेता है और एंजाइम से बाइंड हो जाता है, जिससे कि नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी इनहिबिट तो कर रहा है लेकिन इसका सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब हम तुम्हारे काम में उंगली करेंगे लेकिन हमारा तुमसे कोई बैर नहीं है, ठीक है, कोई हमारा तुमसे कंपटीशन नहीं है। ये बात इनहिबिटर बोल रहा है किसको, सबस्ट्रेट को, कि भाई तुम्हारे काम में हम टांग अड़ाएंगे, तुमको हम इनहिबिट करेंगे, लेकिन हमारा तुमसे कोई डायरेक्टली कंपटीशन नहीं है। इसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब आप दोनों को देखो, एक बार कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन जुड़ेगा एंजाइम से, क्योंकि दोनों के एक्टिव साइट एंजाइम से बाइंड हो सकते हैं। यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, और लेकिन इनहिबिटर जैसे ही एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, वो अपने एक्टिव साइट के पैटर्न को चेंज करता है और एंजाइम के साथ बाइंड होके उस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। चल, अब एक थर्ड आता है, हालांकि इस थर्ड के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस थर्ड के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब इनहिबिटर की बात हो ही रही है तो हम थर्ड को भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जो 2-3 क्वेश्चन हम बात करते थे कि एनसीईआरटी के बाद जब इनहिबिटर की बात हो रही है तो टोटल 3 है और 2 दिए हैं एनसीईआरटी में, तो तीसरा हम देख लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ही करेगा। ठीक है, केस 3 क्या है, केस 3 बोलते हैं इंड्यूस्ड इनहिबिशन को, इंड्यूस्ड इनहिबिशन। इंड्यूस्ड इनहिबिशन क्या होता है, बचपन में एक बच्चों के बीच में एक गेम होता था, मतलब जब बच्चे खेलते थे तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन आती थी, और ज्यादातर ऐसा होता था कि क्रिकेट जब होता था तो वो बोलते थे ना कि जिसका बैट उसकी बैटिंग, और जब वो आउट होता था तो वो अपना बैट लेके चला जाता था, बोले हम आउट हो गए, हम जा रहे हैं। और इसी का एक फॉर्म आता है जो आप लोगों ने सुना होगा कि खेलूंगा न खेलने दूंगा और खेल को बिगाड़ूंगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पर कि न खुद खेलूंगा ना आपको खेलने दूंगा और खेल को बिगाड़ूंगा। यही एग्जाम्पल है किसका, इंड्यूस्ड इनहिबिशन का। ध्यान से देखना, इंड्यूस्ड इनहिबिशन में क्या है भाई, यहां पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है, और इसी के कंपैटिबल हमारे पास सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट एंजाइम, और उसके कंपैटिबल है, ये इसके साथ बाइंड कर सकता है और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर आगे प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर एक और प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहां पर, इनहिबिटर। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, इनहिबिटर। अब इनहिबिटर का ना एक्टिव साइट हमें दिख रहा है दूर दूर तक,
किसके जैसा? ना सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा है, ना ही एंजाइम के कंपैटिबल दिख रहा है। तो फिर ये इनहिबिटर कैसा हुआ? ये इनहिबिटर ऐसा हुआ कि ये इनहिबिटर जब एंजाइम के साथ अगर बाइंड हो गया तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी ले आता है, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या करता है? चेंज कर देता है। और जब एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज कर देता है तो एंजाइम फिर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाता, सो नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। समझे? न इसका एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से मैच कर रहा है, न एक्टिव साइट एंजाइम से मैच कर रहा है, ना उसके कंपैटिबल है। लेकिन जैसे ही एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज कर देगा कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड ना हो पाए। और यही इसका काम है, और ये अपना काम बहुत बखूबी निभा रहा है। तो न खुद खेल रहा है, न सबस्ट्रेट को खेलने दे रहा है, और तो और खेल को बिगाड़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इंड्यूस्ड इनहिबिशन। ठीक है, तो क्या करता है इनहिबिटर? चेंजेस द एक्टिव साइट of enzyme so that it cannot bind with substrate। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता, इनहिबिटर क्या करता है? एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज करता है जिससे कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड ना हो पाए। बच्चों आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? इन तीनों इनहिबिशन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है भाई? इनहिबिटर क्या होता है? सो द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, एक खास तरह के केमिकल। मुझे उम्मीद है आप अब इनहिबिटर का काम समझ गए होंगे, जो उस बायोकेमिकल रिएक्शन को रोके, उस बायोकेमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को कम करे। ठीक है, सो द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल known as inhibitor shut off the enzyme activity and this phenomena is known as inhibition। तो कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इनहिबिशन कहते हैं। इफ द इनहिबिटर इज क्लोजली सिमिलर टू सबस्ट्रेट, अगर इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किसके? सबस्ट्रेट के, तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो हमने अभी पढ़ा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इट कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है? कंपटीशन करता है। इट कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड हो पाए। एज ए रिजल्ट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विथ एंजाइम एंड द एक्शन इज डिक्लाइन। और रिजल्ट क्या होता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं हो पाता, और ये जो एक्शन है, यानी ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये डिक्लाइन हो जाता है, फेल हो जाता है। और वर्ल्ड फेमस एग्जांपल क्या दिया है? एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मैलोनेट विच इज सिमिलर टू सबस्ट्रेट सक्सिनेट। ठीक है, एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, उसके लिए एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है सक्सिनेट, और इस सक्सिनेट के लिए एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, एग्जाम्पल एक इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है जो होता है मैलोनेट। तो मैलोनेट और सक्सिनेट, इन दोनों के एक्टिव साइट क्या होंगे? सिमिलर होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, और कंपैटिबल होंगे। किसके कंपैटिबल होंगे? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के कंपैटिबल होंगे। ठीक है, एक बार इसको जरा सा 2 मिनट टाइम दे के रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल यहां पर एक और है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज किया जाता है
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे केमिकल्स मेडिसिन के फॉर्म में दिए जाते हैं जो बैक्टीरियल पैथोजन पर एक्ट करते हैं एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जनरली हम यूज किसको कंट्रोल करने में, किस तरह के पैथोजन को कंट्रोल करने में करते हैं, तो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में करते हैं। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और नॉमेनक्लेचर से ही इसका क्लासिफिकेशन जुड़ा हुआ है कि एंजाइम का नामकरण कैसे हुआ, कैसे नाम रखेंगे। तो जब हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की बात करें, थोड़ा सा 1-2 मिनट इसमें लूंगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा और फिर आज का मॉडर्न नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो जो सबसे प्राइमरी नॉमेनक्लेचर था वो एक्चुअली था ही नहीं। प्राइमरी नॉमेनक्लेचर और प्राइमरी नॉमेनक्लेचर में बात करें तो एंजाइम के नाम ऐसे ही रख दिए जाते थे बिना किसी रीजन के। सो प्राइमरी नॉमेनक्लेचर में एंजाइम्स वर नेम्ड as it is without any reason, जिसने खोजा उसका जो मनाया वो नाम रख देता। तो जैसे ये नाम हम सुनते हैं पेप्सिन, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रिप्सिन, ठीक है, ये जो नाम रखे गए ये ऐसे ही रख दिए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये सबसे शुरुआती नॉमेनक्लेचर है। दूसरा फिर आया कि नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एंजाइम। वो एंजाइम सबसे पहले कहां से खोजा गया था, उसके सोर्स के बेस पर उसका नॉमेनक्लेचर किया गया। सो नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एंजाइम। हालांकि बहुत सारे एंजाइम्स को ऐसे नॉमेनक्लेचर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ एक को जो किया गया था वो हम बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, एक एंजाइम सबसे पहले पपाया में खोजा गया था, उसका नाम रख दिया पेपेन। ठीक है, तो ये नाम किसके बेस पर है, ये सोर्स के बेस पर है। फिर आता है सबसे ज्यादा जो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर हम जिसको कहते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर। सो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है। मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर कि जब साइंटिस्ट ने ये सोचा यार कि एंजाइम का नाम रखें तो नाम किस बेस पर रखें कि जो एंजाइम जो है वो किसी दूसरे से मैच ना करे, एंजाइम का नाम किसी दूसरे से मैच ना करे। और हमने जब एंजाइम को स्टडी किया है तो हमें पता चला है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को खास प्रोडक्ट में बदलता है। तो बोले इसी क्वालिटी का फायदा लेते हैं हम। किसी भी एंजाइम के नाम में जो फर्स्ट पॉइंट जो इंक्लूड करेंगे वो होगा नेम ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम के नाम में जो पहला जो पॉइंट इंक्लूड किया जाता है कि वो एंजाइम किस सबस्ट्रेट पर काम करता है, नेम ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा, किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करता है, टाइप ऑफ रिएक्शन। और फिर एक हम उसमें सफिक्स लगाएंगे एज, सफिक्स लगाएंगे एज। तो जो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है
उसमें ये 3 मेन पॉइंट हमें किसी भी एंजाइम में देखने को मिलते हैं। नेम ऑफ सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड अ सफिक्स एज। जैसे हमने अभी सुना सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यानी सक्सिनेट पर वो काम करेगा, डिहाइड्रोजनेशन परफॉर्म करेगा और एज से पहचान होगा कि ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो ये 3 नॉमेनक्लेचर थे एंजाइम के, और इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड जो हम आज पढ़ते हैं वो क्या है? मॉडर्न नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड है मॉडर्न नॉमेनक्लेचर, जिसमें नेम ऑफ सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट पे किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद हम लिखेंगे एज। एज एज ए सफिक्स रहेगा। सफिक्स वो वर्ड होता है जो नाम के लास्ट में यूज किया जाता है, उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे हम आप लोग अपना सरनेम यूज करते हैं, और जब आदमी किसी ओहदे पर पहुंच जाता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनता है, तो वो एक प्रीफिक्स लगाता है। डीआर डॉक्टर जो लगाते हैं वो प्रीफिक्स है। सफिक्स होता है जो नाम के बाद में लगाते हैं। तो सफिक्स यहां पर लगेगा एज, जिससे इस मॉडर्न नॉमेनक्लेचर को समझाया गया कि एंजाइम का नाम कैसे रखा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कैसा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पर एंजाइम्स का एक क्लासिफिकेशन किया गया है। नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये बात हो रही है मॉडर्न की, मॉडर्न नॉमेनक्लेचर की। और मॉडर्न नॉमेनक्लेचर अपन थोड़ा सा अभी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 6 क्लासेस में एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। 6 अलग अलग ग्रुप्स में एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर परफॉर्मिंग, किस तरह का रिएक्शन ये एंजाइम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या उसे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहा जाता है। अगर कोई एंजाइम जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ट्रांसफर करता है तो उसे ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। यदि कोई एंजाइम हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करता है तो उसे हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। यदि कोई एंजाइम छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है 2 छोटे मॉलिक्यूल में, तो उसे वो लाइसिस कॉज करता है और उसे लाइज एंजाइम कहा जाता है। और अगर कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में चेंज कर देता है तो वो आइसोमरेज कहलाता है। और अगर कोई एंजाइम 2 छोटे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके एक बड़ा मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो वो लाइगेज एंजाइम होता है जो जोड़ने का काम करता है। तो ये 6 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डिस्कवर किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हाट दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है, और यही है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। मुझे उम्मीद है अभी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास अपनी जो है बायोमोलिक्यूल की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग एंजाइम को डिस्कशन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों से इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा और उस पीडीएफ से आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ भी सकते हैं और नेक्स्ट क्लास को आप लोग अटेंड करिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं बच्चों।